Hello students, yesterday we were doing chemical equations. Let us now forward with this question number 8. Explain types of chemical equation. तो उसके बारे में हमने बताया था कि भाई दो टाइप की इक्वेशन कल बताई थी, कम्बिनेशन रिएक्शन और डिकम्पोजिशन रिएक्शन। आज हम नंबर 3 पे लेते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन का मीनिंग वही हो गया कि हम सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यानी एक जो एलिमेंट है उसको हटा के उसकी जगह दूसरा एलिमेंट लग जाता है तो सब्स्टिट्यूट हो जाता है। जैसे सब्स्टिट्यूट जैसे गेम में होता है ना, कोई खिलाड़ी घायल हो जाए उसको हटा देते हैं, उसकी जगह दूसरा ले लेते हैं तो सब्स्टिट्यूट होता है। तो इसी प्रकार इसमें है, कोई रेडिकल या कोई आयन जो है वो हटा देते हैं, उसकी जगह दूसरा लगा देते हैं, तो वो होता है सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। अब इसमें हम एक एग्जांपल ले सकते हैं, व्हेन एन एलिमेंट ऑफ ए सब्सटेंस कंबाइन विद एलिमेंट ऑफ अनदर सब्सटेंस, यानी एक सब्सटेंस का एक एलिमेंट वो दूसरे सब्सटेंस के साथ कंबाइन हो जाए तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बोलते हैं। जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, FeSO4 फेरस सल्फेट प्लस CuSO4, Fe है केवल ये, Fe प्लस CuSO4 कॉपर सल्फेट, तो ये बन जाएगा FeSO4 प्लस Cu, यानी SO4 Cu से हटके Fe के साथ आ जाएगा तो सब्स्टिट्यूट हो जाता है। इसको कहते हैं हम सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। नेक्स्ट वन है डबल सब्स्टिट्यूशन। अब इसमें तो क्या है कि इस कंपाउंड में से SO4 Fe के साथ मिलकर ये कंपाउंड बना दिया मैंने, यानी इससे हटके इस पे आ गया, ये तो सब्स्टिट्यूशन हो गया। डबल सब्स्टिट्यूशन का मतलब है दोनों इंटरचेंज कर लेते हैं, यानी एक कंपाउंड इसके साथ चला जाएगा दूसरा इसके साथ आ जाएगा, उसको डबल जो है सब्स्टिट्यूशन बोलते हैं। जैसे Na2SO4 प्लस BaCl2 सोडियम सल्फेट बेरियम क्लोराइड, तो क्लोरीन तो Na के साथ आ जाएगा, NaCl, ये ध्यान रखना आपने Na के साथ आएगा तो आपने वो जो कंपाउंड बनाते हैं ना Na+1 Cl -1 एक इसके नीचे बनेगा वैसा ही, और Ba के साथ SO4 आ जाएगा तो BaSO4। इसमें 2 वगैरह कुछ नहीं आएगा जो इसमें आया था, क्योंकि इसमें वैलेंसी 1 होती थी, इसमें 2 है तो 2 इसकी 2 इसकी, जो क्लोरीन है इसकी Ba है इसकी भी 2 और सल्फेट है इसकी -2 इसकी +2, तो 2 के नीचे आएगा तो केवल BaSO4 बनेगा कॉमन आके, तो आप बना के देख सकते हैं, इसके बारे में हमने बता रखा है। तो इसमें डबल सब्स्टिट्यूशन हो गया, ये हटके इसके साथ ये हटके इसके साथ उल्टे इंटरचेंज हो गए, तो दोनों में चेंज हुआ है तो डबल सब्स्टिट्यूशन हो गया। तीसरा है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शंस। तो ऑक्सीडेशन वो होता है इन ए रिएक्शन व्हेन ऑक्सीजन कंबाइंड विद सम एलिमेंट, जब ऑक्सीजन किसी एलिमेंट के साथ कंबाइन हो जाए तो वो तो होता है ऑक्सीडेशन, और जब ऑक्सीजन टूट के दूर चली जाए तो वो होता है रिडक्शन। इसके हम ले लेते हैं, जैसे Ca+O2 CaO कैल्शियम ऑक्साइड। अब इसको हम ये सेटिस्फाई नहीं है, बैलेंस नहीं है, 2 ऑक्सीजन है यहाँ पे 1 है तो 2 से कर देंगे तो ऑक्सीजन 2 हो गई, ये Ca भी 2 हो गया, इसको भी 2 से कर देंगे मल्टीप्लाई, तो ये हो गया। अब इसमें क्या हुआ कि कैल्शियम अलग था ऑक्सीजन अलग थी, ये इसके साथ कंबाइन हो गया, तो कंबाइन होते ही वो कौन सी हो जाती है रिएक्शन, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। रिडक्शन रिएक्शन जब वही बताया, जब ऑक्सीजन दूर हट जाए यानी उससे निकल जाए, जैसे हम कैल्शियम ऑक्साइड को गर्म कर दे तो इसके साथ हीट कर दे इसको, इसके साथ ऑक्सीजन लगी हुई है लेकिन ये अलग हो जाएगी Ca+O, इसमें इसको 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बैलेंस हो गई। इसमें क्या हुआ कि ऑक्सीजन के साथ थी यहाँ पे हट गई, दूर अलग गैस निकल गई, तो ये रिडक्शन रिएक्शन है। रिडॉक्स रिएक्शन, अब दोनों मिला के रिडॉक्स होती है रिडक्शन प्लस ऑक्सीडेशन, इसको रिडॉक्स बोलते हैं, यानी दोनों चीज हो। अब वास्तव में क्या होता है कि दोनों चीज होती हैं एक ही रिएक्शन में। जब ऑक्सीजन एक के साथ से निकलेगी तो किसी दूसरे एलिमेंट के साथ जाएगी तो वो रिडक्स रिएक्शन होती है। इसका एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे MnO2 मैग्नीज ऑक्साइड डाइऑक्साइड प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड कर दिया इसमें, तो MnCl2 ये Cl इसके साथ आ जाए MN के साथ, MnCl2 प्लस H2O प्लस CO,
ये बन गया। अब इसमें क्या हुआ, यहाँ पे ऑक्सीजन लगी हुई थी, यहाँ पे अलग हो गई, ऑक्सीजन इससे बाहर हो गई, क्लोरीन आ गया। तो जब मैग्नीज से ऑक्सीजन अलग हो गई तो रिडक्शन हो गया। लेकिन वही ऑक्सीजन H के साथ आ गई पानी बनने के लिए, यानी Cl इसके साथ गया, O इसके साथ आ गया, तो इससे O हटा है रिडक्शन, इसके साथ O आ गया ऑक्सीडेशन। तो दोनों एक ही रिएक्शन में हो, ऑक्सीडेशन भी और रिडक्शन भी, तो उसको कहते हैं हम रिडॉक्स रिएक्शन। तो ये कल छुटा हुआ था पार्ट 2, वो मैंने अभी बताया आपको। इसके बाद हम लेते हैं इसमें नेक्स्ट जो टॉपिक है वो, उसमें लिखा गया है व्हाट डू यू मीन बाय एक्सोथर्मिक एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। तो ये देखो सीधी सीधी बात होती है, जब रिएक्शन में करवाएं हम और हीट इवोल्व हो, अपने आप हीट निकलने लगे, उसको बोलते हैं हम ये एक्सोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक होती है एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक में क्या है, हमें हीट देनी पड़ेगी जब रिएक्शन होगी। एक में हमने हीट नहीं देनी, अपने आप उस रिएक्शन हो जाती है, जैसे ही सब्सटेंस मिलाया हमने रिएक्शन शुरू हो गई और वो गर्म हो जाती है, हीट अपने आप निकलती है, वो एक्सोथर्मिक होती है। एंडोथर्मिक वो होती है जिसमें हमने हीट देनी पड़ती है। अब जैसे मैंने सफेदी के बारे में बताया था आपको, कैल्शियम ऑक्साइड बिना बुझा चुनना जिसको बोलते हैं, प्लस इसमें पानी डाल दें हम। सफेदी के आप कट्टे में लेके आते हो, उसको बाल्टी में डाल के पानी डालते हो, तो धीरे धीरे वो लिक्विड में बदल के फिर उबलने लग जाती है अपने आप। हमने गर्म नहीं किया, उबलती है, तो इसका मतलब रिएक्शन होने के बाद हीट निकलती है, तो ये एक्सोथर्मिक है। तो ये बन जाएगा CaOH2 प्लस H2, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी और ये एक कंपाउंड बन जाएगा। ये इस कंपाउंड से हम पानी में घुला हुआ होता है, इससे सफेदी करते हैं। तो ये बिना बुझा चुना पत्थर वाला होता है, इसमें पानी डालेंगे ये बन जाएगा, लेकिन हीट निकलेगी। तो ये हो गई एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक क्या है? AgCl है, सिल्वर क्लोराइड, इसको हीट कर दो। अब हीट हमें देनी पड़ेगी जब रिएक्शन होगी, बिना हीट दिए रिएक्शन नहीं होगी। जब हम इसको गर्म करेंगे तो रिएक्शन होगी, तो इसमें Ag अलग आ जाएगा प्लस क्लोरीन गैस अलग निकल जाएगी। अब इसको बैलेंस करेंगे तो ये 2 से कर देंगे, इसको भी 2 से कर देंगे। तो ये एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शंस होती हैं। When an iron nail is dipped in copper sulfate solution, why is color of solution changed? देखो कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन है CuSO4, हमने आयरन की कील डाल दी उसके अंदर, यानी आयरन डाल दिया, तो क्या होता है, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हो जाती है। FeSO4 इसके साथ आ जाएगा, Cu अलग हो जाएगा, तो इसका कलर चेंज हो जाता है। कैसे चेंज? व्हेन वी डिप द आयरन नेल इन ब्लू कलर्ड कॉपर सल्फेट, देखो इसका कलर होता है ब्लू, अगर इसको किसी बीकर में डाल के पानी में घोल देंगे तो ये ब्लू कलर आएगा। जब हमने इसमें आयरन की नेल डाल दी तो क्या है, रिएक्शन शुरू हो जाएगी आयरन के साथ, तो सल्फेट आयरन के साथ आ जाएगा और फेरस सल्फेट बन जाएगा, और हम देखते हैं कि जो ब्लू कलर है डिसअपीयर हो जाएगा, यानी ब्लू कलर रहेगा ही नहीं, क्योंकि FeSO4 का कलरलेस होता है, उसका ब्लू कलर नहीं होता, CuSO4 ब्लू कलर होता है। तो इसमें जब आयरन डाल देंगे तो SO4 इससे हट जाएगा, ये केवल कॉपर रह जाएगा और कॉपर का ब्लू कलर नहीं होता, ये कलरलेस होता है। तो FeSO4 बनेगा, तो जो नीला कलर था ना CuSO4 का, वो पानी में डालने के बाद वो कलरलेस हो जाएगा, तो ये इसलिए चेंज होता है। डिस्क्राइब द फॉलोइंग, अब इसका मैं एक रिवर्स और बता देता हूं कि चलो आगे बताएंगे, आगे अगले टॉपिक में आएगा ये। डिस्क्राइब द फॉलोइंग, अब 2-3 ये नीचे हैं, हमको डिस्क्राइब करना आपने। कोरोशन, संक्षारण, यानी कोई मेटल है ना, वो कोरोड हो जाती है, यानी वो उसमें ऑक्साइड वगैरह बन के वो क्षीण पड़ जाती है, कमजोर हो जाती है, वीक हो जाती है। जैसे लोहे पे जंग लगता है, जंग झाड़ते जाओगे और लगता जाएगा, धीरे धीरे वो बिल्कुल बहुत पतला पड़ जाता है और खत्म हो जाता है लोहा, तो उसको कोरोशन बोलते हैं। When any metal comes in contact with moisture and air, जब कोई मेटल नमी और हवा के संपर्क में आती है, then color of its surface gets changed, तो इसका जो तल है, सरफेस है, वो कलर का भूरा भूरा हो जाता है, चेंज हो जाता है, जो चमकदार लोहा होता है वो चेंज हो जाता है। एंड मेटल बिकम वीक, और मेटल कमजोर पड़ जाती है, भाई उसको कुर्चेंगे, थोड़ी थोड़ी परत तक झड़ती जाएगी तो कमजोर होती चली जाएगी। दिस इज कॉल्ड कोरोशन, इसको हम संक्षारण या कोरोशन बोलते हैं।
दिस इज ड्यू टू ऑक्सीडेशन ऑफ मेटल, ये ऑक्सीडेशन के कारण होती है। अगर लोहे में ऑक्सीजन साथ वो रिएक्शन हो जाती है और ऑक्सीजन लोहे के साथ मिल जाती है तो ऑक्सीडेशन हो गया, तो उसके कारण होता है। एंड आयरन हैज शाइनिंग सरफेस, जैसे आयरन का शाइनिंग सरफेस होता है। आफ्टर कोरोशन इट्स कलर्स बिकम्स ब्राउन, कोरोशन के बाद ये ब्राउन कलर का हो जाता है। जंग आपको पता है भूरे से रंग का, मटमैले से रंग का होता है। वी से इट रस्टिंग, हम आमतौर पे इसको रस्टिंग बोलते हैं। एक्चुअली इट इज ऑक्साइड ऑफ आयरन, वास्तव में ये लोहे का ऑक्साइड होता है, आयरन का ऑक्साइड होता है, हम उसको जंग लगना कह रहे हैं। रेंसिडिटी एक अलग एक और टर्म है। ऑयल एंड फैट्स गेट ऑक्सीडाइज्ड इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, आमतौर पे तेल ज्यादा खराब नहीं होते हैं, जैसे अचार वचार भी हम तेल में डाल के रखते हैं ताकि वो खराब ना हो, क्योंकि तेलों में ज्यादा कोई जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी नहीं घुसते और उसमें ज्यादातर चेंजेस नहीं आते हैं। लेकिन जब वो ऑक्सीजन के संपर्क में आता है, ठीक है, व्हेन इट इज ऑयल इज एक्सपोज्ड टू ऑक्सीजन देन द स्मेल ऑफ ड्यू टू ऑक्सीडेशन स्मेल ऑफ ऑयल चेंज। अब वो ऑक्सीजन के संपर्क में आएगा तो ऑक्सीजन मिल जाएगी उसके अंदर और उसकी स्मेल चेंज हो जाती है। तो आप कभी देखना, जो पुराना तेल होता है ना, काफी पुराना हो जाता है, क्या साल भर का 6 महीने, उसमें एक अलग स्मेल आने लगती है, उसको बोलते हैं रेंसिडिटी। इट इज कॉल्ड रेंसिडिटी। नाउअडेज ऑयली फूड इज स्टोर्ड इन पैकेट्स एंड नाइट्रोजन गैस इज फिल्ड इन द पैकेट। इसलिए आजकल जो ऑयली फूड्स होते हैं ना, जो तेल में पकते हैं, उनको हम पैकेट में भरते हैं और पैकेट में वो नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। देखो ऐसा तो है नहीं कि भी पैकेट को हम वैक्यूम बना दें, वैक्यूम तो बनेगा नहीं जिसमें कोई हवा ना हो, क्योंकि वैक्यूम बनाएंगे वो चिप जाएगा। अब जैसे आप ये चिप्स वगैरह लेते हो, ये तेल में ही पकाए हुए होते हैं, अगर इनको खुला रखोगे फिर भी एक अलग स्मेल आने लग जाती है, फिर खाने योग्य नहीं रहते। तो ये पैकेट में डाल के, अब आपने देखा होगा वो चिप्स तो इतनी सी होती है, पैकेट इतना बड़ा होता है, उसमें हवा भरी रहती है। कौन सी? नाइट्रोजन। क्योंकि अगर नाइट्रोजन हमने भर दी तो वहां पे और कोई हवा नहीं मिलेगी, और एयर नहीं है, ना ऑक्सीजन है, ना कार्बन डाइऑक्साइड, कुछ भी नहीं है। तो वो जब ऑक्सीजन मिलेगी नहीं उसको, चिप्स वगैरह को, तो खराब नहीं होंगी, इसलिए पैकेट में वो सुरक्षित रहती है, सील कर देते हैं। नेक्स्ट है आइडेंटिफाई ऑक्सीडाइज्ड एंड रिड्यूस्ड सब्सटेंस इन द फॉलोइंग रिएक्शंस। तो इनमें आपने ऑक्सीडाइज्ड और रिड्यूस्ड बताना है। तो जैसे Na सॉलिड है ये, प्लस ऑक्सीजन ये गैस है, ये हमने जो स्टेट है वो भी लिखी है साथ में, कल बताया था हमने, Na2O मिल गया। और इसको अगर हम यहाँ से दो से कर देंगे तो ये बैलेंस हो गया। हमने देखा ऑक्सीजन इसके साथ मिल गई तो ये ऑक्सीडाइज्ड है, तो हम क्या कहेंगे? Na इज ऑक्सीडाइज्ड, ऑक्सीडाइज्ड होगी क्योंकि ये ऑक्सीजन इसके साथ मिल गई। अब इसी प्रकार दूसरा है, उसमें से ऑक्सीजन बाहर निकल जाती है, तो मैंने बताया था आपको एग्जाम्पल। तो ऑक्सीजन अगर उससे अलग हट जाए तो रिडक्शन होगी। वाई इज रिस्पायरेशन एंड एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जो हम श्वसन क्रिया, देखो दो क्रियाएं होती है, एक फिजिकल होती है, एक केमिकल होती है। एक होता है श्वास, सांस लेना, ये फिजिकल है। श्वास की क्या प्रक्रिया है? वी इनहेल ऑक्सीजन, वी इनहेल एयर in our lungs. Our lungs, that air which is in our lungs, out of this oxygen mixed with blood, उसमें से ऑक्सीजन हमारे खून में मिल जाती है, and remaining carbon dioxide get out of our body through our nostrils, हमारे नाकों से बाहर निकल जाती है। यानी हमने नाक से सांस अंदर लिया, उस सांस को फिर बाहर निकाला, ये फिजिकल एक्सरसाइज है। इसको श्वास लेना बोलते हैं, ब्रेथिंग कहते हैं, ठीक है। अब दूसरा है रिस्पायरेशन। ये क्या है? अब जो हमने ऑक्सीजन अंदर ली वो ब्लड में मिली, ब्लड से हमारे पूरे बॉडी में गई, और जो हमने भोजन किया है, वी टेक आवर लंच और डिनर, उस भोजन में मिल जाती है ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन उस भोजन में मिलकर उसको ऑक्सीडाइज कर देती है, यानी पचाना, जिसको पचना बोलते हैं। और जब भी कोई चीज़ ऑक्सीडाइज होती है तो उससे हीट निकलती है, गर्मी निकलती है। तो जब भी हम भोजन करते हैं तो तुरंत बाद हम थोड़ा सा गर्म सा महसूस करते हैं, क्योंकि वो जब पचने लगता है ना तो गर्मी पैदा होती है। तो एक केमिकल प्रोसेस है, क्योंकि इसमें ऑक्सीडेशन होता है। तो ये जो है, इस प्रकार जो श्वास लेना यानी ब्रीदिंग एंड रिस्पायरेशन, ये दो अलग अलग प्रक्रियाएं हैं, एक्शंस हैं। एक फिजिकल है, एक केमिकल है। When we take food, it contains carbohydrates which is broken up into glucose. तो जब कार्बोहाइड्रेट्स लेते हैं, जैसे गेहूं वगैरह में होता है, तो इसको ग्लूकोज में तोड़ दिया जाता है। When this glucose mixes up with oxygen gas, और हमारे ब्लड की ऑक्सीजन से जब ये मिलता है, the body get energy in form of heat, तो हीट के रूप में हमारी बॉडी को एनर्जी मिलती है। It is called respiration, इसको हम respiration बोलते हैं। As heat is evolved, so it is an exothermic reaction, क्योंकि इसमें हीट पैदा होती है तो एक्सोथर्मिक है।
इसलिए हम इसको एक्सोथर्मिक कहते हैं। हमने कहा ना भाई, अगर हमने किसी को गर्म नहीं किया और रिएक्शन के बाद अपने आप गर्मी निकले तो वो एक्सोथर्मिक होती है, लेकिन गर्म करें तो वो एंडोथर्मिक होती है। तो हम क्योंकि हमने ऑक्सीजन ली है, कोई गर्म तो ली नहीं, वो अपने आप गर्मी पैदा करती है, तो एक्सोथर्मिक। लास्ट है टुडे आज का लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे, हाउ डिकम्पोजिशन रिएक्शन इज डिफरेंट फ्रॉम कॉम्बिनेशन रिएक्शन। डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन से अलग कैसे है? तो देखो, डिकम्पोजिशन में क्या होता है कि जो एलिमेंट्स हैं दे ब्रोक अप इनटू यूनिट, देयर यूनिट, यानी अलग अलग एलिमेंट में टूट जाते हैं। जैसे CuO, अगर हम इसको एडिट करें तो ये बन जाएगा Cu प्लस O2, इसको भी 2 से ये बैलेंस हो जाती है। तो ये एक सब्सटेंस या कंपाउंड ब्रेक अप इनटू टू सब्सटेंसेस और 2 एलिमेंट्स और 2 मॉलिक्यूल्स, तो 2 में टूट जाए, इसको बोलते हैं डिकम्पोजिशन। और कॉम्बिनेशन का मतलब कंबाइन टुगेदर, जैसे H2 प्लस O2, H2। तो ये H2 प्लस O2 हाइड्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, पानी बन जाता है। अब ये 2 गैसें मिलके एक कंपाउंड बनाती है, तो ये है कॉम्बिनेशन। तो ये मेन डिफरेंस हो। तो चलो आज ये करो, फिर कल देखते हैं।